तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है गेम चेंजर। और ये गेम चेंजर मूवी साउथ के सुपरस्टार रामचरण की इस साल की पहली मूवी है जो कि रिलीज हुई है 10 जनवरी को, यानी कि कल के दिन। बाकी अगर इस मूवी की बात करें तो ये गेम चेंजर मूवी भी पुष्पा 2 की तरह एक मसाला एक्शन मूवी है, इसलिए आप सभी को ये मूवी और इसकी स्टोरी काफी पसंद आएगी। सो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब इस मूवी को थिएटर्स में जरूर देखना। लेकिन दोस्त, तो आप में से जो भी लोग इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पा रहे हैं उन सभी को अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी गेम चेंजर मूवी की स्टोरी को डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। बाकी अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना, ताकि आप सब हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को टाइम से देख सके। तो फिर आइए अब हम जल्दी से इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बी अपोकलिप्स। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है आंध्र प्रदेश से, और यहाँ पर हम सबसे पहले इस स्टेट के सीएम को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि मूवी के अंदर इस स्टेट के जो सीएम है वो है साउथ के एक्टर मेका श्रीकांत, और मूवी की स्टार टिंग होती ही हम ये देखते हैं कि इस सीएम को सपने आते हैं, और वो अपने सपने में उस टाइम को याद कर रहा होता है जिस टाइम पर वो सीएम बना होता है। वो ये याद करता है कि जब वो सीएम बनने वाला था तब उसने सबसे ये वादा किया था कि वो सीएम बनकर हमेशा अच्छे काम का करेगा, लेकिन अब वो ये देखता है कि वो सिर्फ बुरे काम करता है। लेकिन इन बातों को याद करते हुए उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और इसीलिए उसे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करना पड़ता है। सीएम को जब हॉस्पिटल में लाया जाता है तभी हमें यह पता लगता है कि सीएम के 2 बेटे भी हैं, लेकिन असल में ये दोनों सीएम के सौतेले बेटे होते हैं, क्योंकि सीएम ने काफी साल पहले इन दोनों को गोद लिया होता है। और सीएम के ये दोनों सौतेले बेटे होते हैं एक्टर जयाराम और एक्टर एस.जे. सूर्या। अब दोस्तों, सीएम के जो ये दोनों सौतेले बेटे हैं मूवी के अंदर इनका ज्यादा नाम नहीं लिया गया है, और साथ ही जो बड़ा बेटा है उसका मूवी के अंदर ज्यादा रोल भी नहीं है। लेकिन रही बात सीएम के छोटे बेटे की, तो उसका मूवी के अंदर काफी मेन रोल है और वही मूवी का मेन विलन है। और अब क्योंकि मूवी में ज्यादा टाइम उसे ना कहा गया है, इसलिए हम भी से आगे अन्ना ही कहेंगे। साथ ही दोस्तों, बात करें सीएम के नाम की तो मूवी के अंदर सीएम का नाम है सत्यमूर्ति। अब दोस्तों, हॉस्पिटल के अंदर हम ये देखते हैं कि सीएम का इलाज किया जाता है, और इलाज की वजह से सीएम ठीक हो जाता है। लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद ही सीएम सत्यमूर्ति एक मीटिंग रखता है, और उस मीटिंग के अंदर वो अपनी पार्टी के सारे एमएलएस और सारे मिनिस्टर्स को बुलाता है, और उस मीटिंग में वो अनाउंस करता है कि आज से वो कोई भी गलत काम नहीं करने वाला है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसकी पार्टी के जितने भी एमएलएस और मिनिस्टर्स हैं वो भी जितने गलत काम करते हैं उन्हें भी वो बंद करने होंगे। और उसने आगे से अगर किसी का गलत काम देख लिया तो फिर वो उस मिनिस्टर या फिर एमएलए को पार्टी से बाहर कर देगा। अब दोस्तों, सीएम सत्यमूर्ति के ऐसा बोलते हम ये देखते हैं कि उसका छोटा बेटा काफी टेंशन में आ जाता है, और वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि सीएम का छोटा बेटा यानी कि अन्ना काफी सारे गलत काम करता है, और उसकी पूरे स्टेट के काफी बड़े बड़े क्रिमिनल से भी जान पहचान होती है। लेकिन दोस्तों, फिर इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा मूवी के हीरो को देखते हैं, यानी कि एक्टर रामचरण को। हमें पता लगता है कि मूवी के अंदर रामचरण का नाम है रामनंदन, और ये रामनंदन एक आईएएस ऑफिसर है, और इसकी पोस्टिंग विशाखापट्टनम के अंदर होती है। साथ ही यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि रामनंदन आईएएस बनने से पहले आईपीएस हुआ करता था, और आईपीएस बनने के बाद उसने काफी सारे एग्जाम्स दिए, एंड अब वो आईएएस बन चुका है। आईएएस बनने के बाद ही रामनंदन विशाखापट्टनम में जाके ज्वाइनिंग करता है, और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में आते ही सारे गलत कामों को स्टॉप
करवा देता है, जैसे कि वो सारे क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकता है, वो सारे बिजनेसमैन जो कि गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं उन्हें रोकता है, और जो सरकारी ऑफिसर्स उन सब का साथ दे रहे हैं उन सबको भी सस्पेंड कर देता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद ही रामनंदन एक पार्टी में जाता है और पार्टी में आकर वो अपने कई सारे दोस्तों से मिलता है। पार्टी में उसके सारे दोस्त उससे ये बोलते हैं कि वो शादी क्यों नहीं कर रहा है, जिस पर रामन न उस सभी को ही बताता है कि वो असल में किसी लड़की से प्यार किया करता था और इसीलिए अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी से करेगा। लेकिन बात यह है कि इस टाइम पर वो जानता नहीं है कि वो लड़की कहां पर रहती है, क्योंकि कई साल पहले वो लड़की अचानक से गायब हो गई और उसने रामनंदन से मिलना जुलना बंद कर दिया। ये बात सुनकर रामनंदन के सारे दोस्त उससे सारी कहानी जानते हैं, जिस पर रामनंदन उन सबको सारी बातें बताता है। अब दोस्तों, यहीं पर ही स्टोरी स्टार्ट होती है और कहानी 10 साल फ्लैशबैक में जाती है। 10 साल पहले हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर रामनंदन कॉलेज में होता है और कॉलेज के अंदर रामनंदन काफी ज्यादा फेमस होता है, क्योंकि रामनंदन कभी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करता है और जो भी रामनंदन को गलत करते हुए दिखता है वो उसे बहुत पीटता है। अपने कॉलेज के अंदर ही रामनंदन ये देखता है कि काफी सारे लोग कॉलेज के अंदर गांजा बेच रहे हैं और इसीलिए रामनंदन इस बारे में जानते हैं उन सबको बहुत पीटता है और उनके इस गांजे वाले काम को रुकवा देता है। इसके बाद ही रामनंदन को ये पता लगता है कि कॉलेज में एक सर है जो कि गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करता है और उनके साथ काफी मिसबिहेव भी करता है। अब इस बात को जानते ही रामनंदन सीधा कॉलेज के एक सर को मारने लगता है। लेकिन जब वो सर को मार रहा होता है तब उसी टाइम पर वहां पर उसकी बेटी आती है, जो कि मूवी की हीरोइन कियार अडवाणी होती है और मूवी के अंदर इनका नाम होता है दीपिका। दीपिका यहाँ पर आकर रामनंदन को रोकती है और अपने फादर को बचाती है। और फिर दोस्तों, यहीं पर ही कॉलेज के और भी कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो सब रामनंदन को ये बताते हैं कि ये वाले सर वो सर नहीं है जो कि मिसबिहेव करते हैं, जिसका मतलब रामनंदन ने गलती से किसी और को पीट दिया होता है। और इसीलिए सच्चाई जानने के बाद ही रामनंदन की आरा अडवाणी यानी कि दीपिका और दीपिका के फादर दोनों से माफी मांगता है। अब यहाँ पर ही रामनंदन को दीपिका से प्यार हो जाता है, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट, और इसीलिए वो दीपिका से मिलता रहता है और उससे काफी सारी बातें करता है। लेकिन दीपिका को रामनंदन का गुस्सा करना पसंद नहीं होता है और इसीलिए वो रामनंदन से कहती है कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। लेकिन एक दूसरे के साथ रहने की वजह से दीप और रामनंदन को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बट दीपिका ये देखती है कि रामनंदन का गुस्सा बहुत ज्यादा है और वो गुस्से में आकर किसी को भी पीट देता है और इसीलिए ये चीज देखकर दीपिका रामनंदन से कहती है कि अगर वो इसी तरह से गुस्सा होकर लोगों को पीटता रहेगा तो उसे शायद से एक दिन जेल जाना पड़ेगा। और इसीलिए वो उसे एडवाइस देती है कि अगर उसे गुस्सा करना ही है तो उसके लिए वो पढ़ाई लिखाई करके आईएएस बने और तब अपना गुस्सा क्रिमिनल्स पर दिखाए ताकि उसे देश का भी भला हो। दीपिका की बातें सुनकर राम राजी हो जाता है और वो ये फैसला करता है कि अब वो आईएएस बनकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ही दीपिका ये शर्त रखती है कि अगर रामनंदन आईएएस न बनकर आईपीएस बन गया तो वो उसे शादी नहीं करेगी। इसलिए अगर रामनंदन उससे शादी करना चाहता है तो उसे आईएएस ही बनना होगा। अब इसके बाद ही रामनंदन आईएएस का एग्जाम देता है, लेकिन सिर्फ 6 नंबरों की वजह से वो आईपीएस बन जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन दीपिका इस बात से गुस्सा हो जाती है और इसीलिए वो शहर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद रामनंदन दीपिका को काफी ढूंढता है, लेकिन उससे कभी भी वो मिलती नहीं है। अब दोस्तों, यहीं पर ही कहानी एंड होती है। लेकिन पार्टी के अंदर हम ये देखते हैं कि इस पूरी कहानी को सुनकर राम का एक दोस्त उससे कहता है कि असल में वो ये जानता है कि इस टाइम पर दीपिका कहां पर है और फिर इसीलिए दोस्तों वो जल्दी से राम को उसका एड्रेस देता है। जिसके बाद रामनंदन सीधा दीपिका से मिलता है और उसे बताता है कि वो आईपीएस बन चुका है। जिसके बाद ही
दीपिका भी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और फिर रामनंदन और दीपिका दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद ही रामनंदन अपने ऑफिस आता है और फिर उसे ये पता लगता है कि वैसे तो इस टाइम पर उसने अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है और जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उन सबको रोक दिया है, लेकिन अभी भी एक ऐसा आदमी है जो कि शहर में इल्लीगल तरीके से रेत और मिट्टी निकालता है और इल्लीगल तरीके से उसे बेच देता है। और इसीलिए दोस्तों, इस बात को जानते ही रामनंदन अपनी टीम लेता है और सीधा उस जगह पे छापा मार के वहां के सारे लोगों को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह पता लगता है कि इस पूरे काम का असली मालिक असल में मिनिस्टर का छोटा बेटा अन्ना होता है और जिन सारे लोगों को रामनंदन ने अरेस्ट किया होता है वो सारे उसी के आदमी होते हैं। और इसीलिए अन्ना को जैसे ही पता लगता है कि रामनंदन ने उसके काफी सारे आदमियों को अरेस्ट कर लिया है, वैसे ही वो रामनंदन को यानी कि डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को अपने घर बुलाता है ताकि वो उसे रिश्वत देके अपना काम करवा सके। लेकिन दोस्तों, रामनंदन अन्ना के घर जाने से मना कर देता है और फिर अन्ना को जैसे ही पता लगता है कि एक कलेक्टर ने मिनिस्टर के घर आने से मना कर दिया है, तभी इस बात को सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेता है और अपने कई सारे आदमियों के साथ मिलकर सीधा रामनंदन के ऑफिस आता है। ऑफिस आकर अन्ना रामनंदन से बदतमीजी करता है और वो उससे कहता है कि वो के सारे आदमियों को छोड़ दे, लेकिन मिनिस्टर की बात सुनकर रामनंदन उसे मना कर देता है और वो उसे कहता है कि जो वो कह रहा है वो वैसा नहीं करेगा। इस बात को सुनकर अन्ना को और ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो रामचरण से कहता है कि वो जानता नहीं है कि अन्ना स्टेट का मिनिस्टर है, साथ ही वो सीएम का बेटा भी है और वो बहुत ही जल्द खुद ही सीएम बनने वाला है। लेकिन रामनंदन उसकी इन सारी बातों को सुनकर भी डरता नहीं है और वो उसके आदमियों को छोड़ने से मना कर देता है। इस बात की वजह से अन्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो रामनंदन से इस बात का बदला जरूर लेगा। लेकिन दोस्तों, उस टाइम के लिए अन्ना वहां से चला जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद हम ये देखते हैं कि रामनंदन एक बार फिर से दीपिका से मिलने जाता है और साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि जो दीपिका है वो एक ओल्ड एज होम के अंदर काफी सारे बूढ़े लोगों की सेवा भी करती है और इसीलिए वो रामनंदन को अपने साथ वहां पर ले जाती है, जहां पर आकर रामनंदन भी काफी सारे बूढ़े लोगों से मिलता है। बट यहाँ पर ही रामनंदन एक बूढ़ी लेडी से मिलता है और ये बूढ़ी लेडी रामनंदन को ये बताती है कि वो सीएम को जानती है और इसीलिए वो सीएम से मिलना चाहती है। ये बात सुनकर रामनंदन उन लेडी से कहता है कि कल के दिन ही उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएम की रैली है और इसीलिए जब सीएम वहां पर भाषण देने आएंगे तब वो उन्हें उनसे मिलवा देगा। अब इसके बाद ही अगले दिन हम ये देखते हैं कि रामनंदन और दीपिका दोनों मिलकर उन बूढ़ी लेडी को सीएम की रैली में लाते हैं और वहां पर लाकर वो उन बूढ़ी लेडी को सीएम से मिलवा है, यानी कि सीएम सत्यमूर्ति से। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सीएम सत्यमूर्ति जैसे उस लेडी को देखता है वैसे ही वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे अचानक से अपना पास्ट याद आने लगता है और हमें भी ये पता लगता है कि सीएम सत्यमूर्ति भी इस लेडी को जानता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये बूढ़ी लेडी सीएम सत्यमूर्ति पर काफी सारे एलिगेशन लगाती है और वो चिल्ला चिल्ला के सभी से कहती है कि ये झूठा आदमी है और इसने सीएम बनकर हमेशा गलत काम किए हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि रैली के अंदर उसके ऐसा बोलते ही सीएम सत्यमूर्ति का छोटा बेटा यानी कि अन्ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बूढ़ी लेडी से बदतमीजी करके उसे धक्का मार देता है। बट ये देखकर रामनंदन से रुका नहीं जाता और वो अन्ना को चाटा मार देता है और एक मिनिस्टर को चाटा मारने की वजह से रैली के अंदर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। अब इस चीज को देखकर अन्ना अपने फादर सीएम सत्यमूर्ति से बोलता है कि इस डीएम ने एक मिनिस्टर को चाटा मारा है और इसीलिए वो इस पर एक्शन ले। जो बात सुनकर सीएम सत्यमूर्ति रामनंदन को सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ही सीएम सत्यमूर्ति की तबीयत खराब हो जाती है और इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है।
अब हॉस्पिटल में अन्ना उससे मिलने आता है, लेकिन जैसे ही अन्ना सीएम सत्यमूर्ति से मिलने आता है, वैसे ही सत्यमूर्ति उससे कहता है कि असल में वो अपने छोटे बेटे अन्ना के सारे गलत कामों के बारे में जान चुका है, और वो ये भी जानते हैं कि उसकी वार्निंग देने के बाद भी उसने अपने गलत कामों को रोका नहीं है। और फिर इसीलिए सीएम सत्यमूर्ति अन्ना से बोलता है कि वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद ही इस बात को अनाउंस कर देगा कि वो अन्ना को मिनिस्टर के पद से हटा रहा है और वो उसे पार्टी से भी निकाल रहा है। अब दोस्तों, अन्ना जैसे इस बात को सुनता है कि सीएम सत्यमूर्ति हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसे मिनिस्टर से हटा देगा, वैसे ये जानकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो गुस्से में आकर अपने बाप को जासे मार देता है। और फिर इसके बाद ही वो अपनी पार्टी की मीटिंग रखता है और मीटिंग के अंदर अपने फादर की मौत की खबर देकर सभी से कहता है कि अब से वो नया सीएम है। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम पर न्यूज में पता लगता है कि सीएम ने मरने से पहले अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और वो रिकॉर्डिंग मीडिया तक पहुंच जाती है। इसलिए मीडिया उस वीडियो को चलाती है और उस वीडियो क्लिप को सबको दिखाती है। वीडियो क्लिप के अंदर सीएम सत्यमूर्ति कहता है कि वो जानता है कि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा और कुछ टाइम बाद ही उसकी मौत भी हो जाएगी, और इसीलिए वही चाहता है कि उसके मरने के बाद कलेक्टर राम लंदन को उसकी जगह नया सीएम बनाया जाए। अब दोस्तों, इस बात को जानते ही सीएम के दोनों बेटे और बाकी सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद एक पास्ट की स्टोरी स्टार्ट होती है और स्टोरी के जरिए हमें पता लगता है कि सीएम सत्यमूर्ति ने रामनंदन को सीएम क्यों बनाया है। वो अनजान लेडी जिसने सीएम सत्यमूर्ति पर एलिगेशन लगाए, सीएम सत्यमूर्ति उसे कैसे जानता था, और सीएम के दोनों बेटे जो कि उसके सौतेले बेटे हैं, उन दोनों को सीएम सत्यमूर्ति ने गोद कब लिया। अब दोस्तों, पास की स्टोरी के अंदर हम ये देखते हैं कि ये बात आज से 20 से 25 साल पहले की होती है और इस वाली स्टोरी में हमें ये पता लगता है कि वो अनजान बूढ़ी लेडी जो कि सीएम सत्यमूर्ति पर एलिगेशन लगा रही थी, वो असलियत में रामनंदन की असली माँ है। इस टाइम पर राम काफी छोटा होता है और राम के जो फादर होते हैं वो भी बिल्कुल राम की तरह ही दिखते हैं, मतलब कि वो भी एक्टर रामचरण ही है। अब कहानी में राम के जो फादर होते हैं उनका नाम होता है पन्ना, और यह पन्ना काफी ज्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार आदमी होते हैं, और इसीलिए इनके गांव में जो भी गलत काम होते हैं वो उन सारे कामों के खिलाफ आंदोलन करके उन सारे कामों को हटवा देते हैं, और उनके इन्हीं सारे कामों को देखकर सारा गांव उन्हें सपोर्ट करने लगता है। इसके बाद ये पन्ना का गांव उनसे कहता है कि वो इलेक्शन लड़े ताकि इलेक्शन लड़के उनके पास पावर आए, और पावर के आने के बाद वो काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जो अन्ना होते हैं वो थोड़े से हकले होते हैं, यानी कि उन्हें बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, और इसीलिए वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला तो करते हैं, लेकिन वो भाषण देने के लिए अपने दोस्त को चुनते हैं। और दोस्तों, अन्ना का दोस्त और कोई नहीं बल्कि सीएम सत्यमूर्ति होता है, और अब क्योंकि वो भाषण देने में काफी अच्छा होता है, इसीलिए अन्ना उसे कहते हैं कि वो ही भाषण दे, और साथ ही साथ अन्ना उसे ही सीएम के कैंडिडेट के लिए खड़ा कर देते हैं। अब उसके बाद अपना की पार्टी को काफी सपोर्ट मिलता है और देखने में ऐसा लगता है कि वो लोग इलेक्शन को आराम से जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इलेक्शन का प्रचार करने के लिए पैसे भी लगते हैं और अन्ना की पार्टी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, बट फिर इसी टाइम पर कई सारे बिजनेसमैन सत्यमूर्ति से मिलते हैं और वो उसे पैसों को सपोर्ट देते हैं ताकि सीएम सत्यमूर्ति सीएम बनने के बाद उनका फेवर करे। और दोस्तों, सीएम सत्यमूर्ति रिश्वत लेने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ तक कि अन्ना का एक जिगरी दोस्त होता है जिसका नाम मोपी देवी होता है, और वो मोपी देवी भी सीएम सत्यमूर्ति के साथ मिल जाता है। लेकिन अन्ना को जैसी सारी बातें पता लगती है, वैसे ही वो ये फैसला करता है कि उसने अपनी पार्टी के लिए जो भी सिद्धांत बनाए थे, सत्यमूर्ति और मोपी देवी उन सारे सिद्धांतों से भटक गए हैं, और इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पार्टी के सारे लोगों को बुलाकर पार्टी को डिजॉल्वेशन से नाम वापस ले लेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे सीएम सत्यमूर्ति और मोपी देवी को ये पता लगता है
कि अन्ना पार्टी को डिसोल्व करने वाले हैं, वैसे ही वो दोनों मिलकर अन्ना को जान से मार देते हैं। लेकिन जब सत्यमूर्ति और मोपी देवी अपना को मार रहे होते हैं, तब ये सभी अपना की वाइफ देख लेती है और इसीलिए वो जल्दी से अपने बेटे को लेती है और वहां से बहुत दूर भाग जाती है। इसके साथ ही जो सीएम सत्यमूर्ति होता है वो मोपी देवी को भी जान से मार देता है, ताकि वो कभी इस बारे में किसी और को ना बता सके और कोई भी आदमी सीएम सत्यमूर्ति पर शक ना करे। इसके लिए वो मोपी देवी के दोनों बेटों को गोद ले लेता है, यानी कि सत्यमूर्ति के दोनों सौतेले बेटे असलियत में मोपी देवी के बेटे होते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद ही स्टोरी एंड होती है और हमें ये पता लगता है कि ये सारी कहानी रामनंदन को सीएम सत्यमूर्ति के खास दोस्त ने बताई होती है। एक ऐसा खास दोस्त जो कि सत्यमूर्ति के साथ तब से होता है जब वो लोग अन्ना की पार्टी में थे। और वैसे ये दोस्त अच्छा आदमी तो होता है, लेकिन ये सत्यमूर्ति के कभी खिलाफ नहीं जाता है। लेकिन अब सत्यमूर्ति के मरने के बाद उसने रामनंदन को सारी सच्चाई बता दी होती है और इसीलिए दोस्तों रामनंदन ये भी जान जाता है कि वो वाली बूढ़ी लेडी जिसके लिए उसने मिनिस्टर अन्ना को चाटा मारा था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी असली मां है। अब दोस्तों, इसके बाद ही पार्टी की मीटिंग बुलाई जाती है, जहां पर इस बात का फैसला होता है कि सीएम सत्यमूर्ति की आखिरी इच्छा के अनुसार अब रामनंदन को नया सीएम बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम ये देखते हैं कि रामनंदन का छोटा बेटा यानी कि अन्ना इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाता है और वो पार्टी के सामने रामनंदन से कहता है कि वो सत्यमूर्ति का कोई बेटा नहीं है, बल्कि असली बेटा वो है और इसीलिए वही सीएम बनेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अन्ना की बात सुनकर रामनंदन एग्री कर जाता है और वो बड़े प्यार से ये बोल देता है कि उसे भी पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए वो भी ये चाहता है कि अन्ना ही नया सीएम बन जाए। और फिर ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब दोस्तों, इस बात से अन्ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वही अगला सीएम बनने वाला है। इसके बाद ही हम रामनंदन को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है और काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि जो बातें उसे पता लगी होती है उन बातों से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया होता है। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम पर हम न्यूज के जरिए जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और बाकी के सारे आसपास के स्टेट्स वालों को ये पता लग गया होता है कि कलेक्टर रामनंदन ने मिनिस्टर अन्ना को चाटा मारा है। और अब क्योंकि अन्ना एक काफी ज्यादा करप्ट मिनिस्टर था, इसीलिए सारे लोग इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सरकार पर यह प्रेशर डालते हैं कि वो रामनंदन को जल्दी से वापस सरकार में ले ले, यानी कि उसे फिर से कलेक्टर बना दिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि बाकी सारे कलेक्टर्स भी इस बात का सपोर्ट करते हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स भी इस बात का प्रेशर बनाते हैं कि रामनंदन की फिर से ज्वाइनिंग करवा दी जाए। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि रामनंदन को फिर से ज्वाइनिंग दी जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग में उसे कलेक्टर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया जाता है, यानी कि ऐसा ऑफिसर जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करेगा। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का चीफ बनने के बाद ही रामनंदन अपनी सरकारी पावर्स को यूज करता है और इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है। और इलेक्शन के डिक्लेयर होते ही हम ये देखते हैं कि अन्ना के सीएम बनने पर स्टे लग जाती है और इसीलिए अब अन्ना के सीएम बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी हो जाता है। इसके बाद इसी टाइम पर रामनंदन भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है और जो उसके फादर की आइडल जी थी, वो उस आइडल जी को अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी के जरिए सबके सामने रखता है। और इसीलिए दोस्तों, हम ये देखते हैं कि स्टेट के सारे लोग उन पर भरोसा करते हैं और स्टेट में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है। अब दोस्तों, यही चीज देखकर जो अन्ना होता है वो इलेक्शन को जीतने के लिए अपने सारे गलत काम से कमाए हुए पैसों को इस्तेमाल करता है और सारे वोटर्स को खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, रामनंदन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे पकड़वा देता है और उसे इलेक्शन से बाहर करवा देता है। हालांकि इलेक्शन से बाहर होने के बाद भी जो अन्ना होता है वो अपने गुंडों के साथ काफी सारी तोड़फोड़ करता है और रामनंदन और उसकी पार्टी को जीतने से रोकता है। लेकिन तब भी रामनंदन उसे संभाल लेता है एंड उसकी पार्टी जीत जाती है और फिर उसके बाद ही रामनंदन आंध्र प्रदेश का नया सीएम बनता है।
और फिर अपने फादर की आइडल के हिसाब से स्टेट को रूल करता है। एंड फिर दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो गेम चेंजर मूवी के ऊपर आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। एंड अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को चेकआउट करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।